नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने चमोली जिले के ज्योतिर्मठ नगर के पुनर्निर्माण के लिए 1,700 करोड़ की धनराशि स्वीकार की है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में ज्योतिर्मठ में आई आपदा से वहां का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हुआ था, जहां बड़े पैमाने पर दरारें भी आई थी। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भू धसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया, बाडिया इंस्टीट्यूट रुड़की, आईआईटी, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए, और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है। और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम होंगे, सुरक्षात्मक जो जल भराव के कारण से या जल के प्रलय के कारण से जो चीज़ें वहाँ पर आती हैं, जल के तेज वेग को रोकने के लिए, वो सभी काम किए जाएंगे, विकास के काम होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, सभी ज्योतिर्मठ के निवासियों की तरफ से। तो ये बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को, ज्योतिर्मठ को 1,700 करोड़ की राशि स्वीकृत। तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी है बड़ी सौगात। बड़ी सौगात ये मानी जा रही है वही ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण के लिए सौगात। और बोलिए। वही प्रसिद्ध कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच हर की पौड़ी पहुंचे और अनंत अंबानी ने मां गंगा की विशेष आराधना की। बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। अपने सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा का पूजन का यह अनुभव खास रहा। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि विश्व के बड़े उद्योगपति का मां गंगा के दरबार में आना यही दर्शाता है कि वे कितने बड़े सनातनी हैं। वही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि आजादी के समय देश में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा थी, मगर बाद के वर्षों में यह बदलता चला गया और आज हालत यह है कि सालों भर देश में कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। ऐसे में सरकार की मशीनी चुनाव कार्य की ही लगी रहती है, लेकिन वह वन नेशन वन इलेक्शन से सरकारी कामकाज के साथ साथ चुनाव को लेकर होने वाले सरकारी पैसे के खर्चे में भी कमी आएगी। एक बहुत ही बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। क्योंकि ये पहले से भी चलता आया है, ऐसा नहीं है कि 70 से पहले भी यही चलता आया था, लेकिन सरकार जो वर्तमान सरकारें थी उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कहीं किसी प्रकार की अपनी स्वार्थ के चलते उन्होंने सरकारों को चलने नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गलत तरीके से सरकारें चलती रही। अगर आज एक बार फिर ये विचार और ये गोष्ठियां अगर जनता के बीच में और मन में आ रहा है कि एक चुनाव हो, क्योंकि इससे दिक्कत और परेशानियां होती, समय का भी दुरुपयोग होता है, पैसे का भी दुरुपयोग होता है, तमाम हमारी जो मशीनरी है
हर रोज कहीं ना कहीं चुनाव में लगी रहती है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से निजात मिलेगी उस वक्त जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में जाकर के लोगों को ये बताना चाहती है उन एक प्रचार के माध्यम से कि एक चुनाव होगा तो इस देश में विकास की जो गति है वो सुचारू रहेगी, रुकेगी नहीं, गतिमान रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बार बार हर चीज पर अपनी टीका टिप्पणी करने का काम करती है, तो मुझे लगता है कि उनकी निराशा और उनकी बौखलाहट झलकती है। वहीं उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव अब तक न होने से लगातार कांग्रेस भाजपा सरकार पर चुनाव न कराने का आरोप लगाती रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा पिछले काफी समय से सभी चुनाव जीत रही है और जनता अपना पूरा स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। चुनाव भी होंगे लेकिन कांग्रेस को चुनाव की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब चुनाव में जाने और जीत हासिल करने के लिए कुछ नहीं रहा। जनता पार्टी चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, उनको हमेशा जीतने का काम कर रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। हार का मुंह देख रही है बार बार कांग्रेस, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो इतने बौखला गए, इतने निराशा में है कि उनको हर चुनाव में ऐसा लगता है कि सरकार शायद चुनाव डिले कर रही है। भाई ये चुनाव भी हो जाएंगे, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस को अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बार बार हार का मुंह देखते हुए कांग्रेस जो है इस प्रदेश को कहां पर ले जाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की मानसिकता और उनकी सोच और उनकी नेकी और नियत दिखाने का काम कर रही है कि बार बार चुनाव का नाम लेकर के जिस प्रकार से वो भ्रमित करने का काम करते हैं और फिर हार का मुंह देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, विकास कार्य करती है और इसीलिए जीतने का काम करती है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि इन पदों की घोषणा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कर देनी चाहिए थी, जिससे कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में मदद मिलती है। जिसका इंतजार था, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष पद के लिए आज अध्यक्ष चुना, दो उपाध्यक्ष मिल चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को अध्यक्ष मिला, लेकिन बहुत देरी से मिला, क्योंकि कपाट खुलने से पहले अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष होते तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सुधारने में मदद मिलती। और अब जब अध्यक्ष मिले हैं तो दो उपाध्यक्ष साथ में मिले हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर तीन दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। और पहले भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति केवल अध्यक्ष के भरोसे अच्छा काम कर रही थी, भले ही विवादों से उसका नाता रहा, चाहे 228 किलो सोना पीतल में बदलने का मामला हो, क्यूआर कोड का विवाद हो, या श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सही तरीके से व्यवस्था न कर पाने की बात हो। अब देखते हैं तीन दायित्वधारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं, या फिर से अव्यवस्थाएं ही देखने को। वही चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा के मुताबिक इस बार स्क्रीनिंग के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम भी तैनात कर दी है। कुछ और स्टाफ भेजने की तैयारी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से विशेषज्ञ डॉक्टर को हाई एल्टीट्यूड में भेजा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम भी अलग अलग स्थान पर लगाए गए हैं। अभी वहाँ पर डिप्लॉय किया है, कितने डॉक्टर्स भेजे हैं, खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड पर कार्डियोलॉजिस्ट की दिक्कत है, क्या हम कर दी है। जैसे कि कल से हमारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जो है यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और कल हमारे केदारनाथ जी के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो हमारी जैसे कि चार धाम के रिगार्डिंग जो हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं लगभग हमारी 49 हैं और हमारी MRP 50 हैं। तो उसके जो स्क्रीनिंग पॉइंट है वो 50 हैं और हमारी जो वो है MRPs हैं वो 29 अराउंड हमारी हैं। तो इस बार हम लोगों ने ये किया है कि थोड़ा हमने स्क्रीनिंग पॉइंट भी कुछ बढ़ाए हैं। जैसे टोटल हमने अपने पूरे चार धाम रूट पर 7 हमारे लगभग जो है वो स्क्रीनिंग पॉइंट बढ़े हुए हैं। और हम लोगों ने जो चिकित्सा इकाइयाँ हैं हमारी जो टेम्परेरी MRPs हैं उनको भी हमने सुदृढ़ किया है इस बार। और कहीं पर मतलब हमारी जो यमुनोत्री स्पेशली यमुनोत्री रूट पर जो कि पैदल यात्रा हमारी है वहाँ पर हमारे 2 हमने एक्स्ट्रा MRPs भी
वो लगाने का प्राविधान है, जो कि हमारे लग रहे हैं, अभी हो जाएंगे कंप्लीट। तो वो भी हमको ONGC फर्म्स के द्वारा जो है फाउंडेशन द्वारा हमारे हेल्प की जा रही है। CSR मद से हमको मिलेंगे कंटेनर, तो वो भी लगने वाले हैं। और साथ ही हमारे जो इन चिकित्सा इकाइयों में, जो हमारे टेम्परेरी और परमानेंट चिकित्सा इकाइयों में, तो हम लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स जो लगते हैं, तो हम लोगों ने वो पूरी तैयारी कर ली है अपने 6 महीने की। रोस्टर वाइज हम लोगों ने जो है अन्य जनपदों से भी डिमांड करके टोटल हम लोगों ने उनकी 15-15 दिन की, जैसे मेरे रोस्टर में लगती है, वो हम लोग जैसे हर साल ही लगती है, तो इस साल भी हमारी लगा दी गई है। और साथ ही क्योंकि स्पेशलिस्ट की हमें जो दिक्कत होती थी, तो इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्पेशलिस्ट हमारे वहाँ आए हैं, जो कि हमारे 4 धाम रूट में पहुँच चुके हैं, और कुछ हमारे अभी पहुँचने भी बाकी हैं। तो जनरली हमने इस बार अभी टोटल उसके लिए 15 दिन के लिए 17 हमारे टोटल जो है वो विशेषज्ञ आए हैं, विभिन्न एम्स से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और साथ में हमारे ये प्राइवेट कॉलेजों से भी हमने मांगे हैं इस बार, जो हमारे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वहाँ से भी हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, ताकि हम वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही श्रीनगर नगर निगम की बोर्ड बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में नगर आयुक्त ही मौजूद नहीं रही। मेयर आरती भंडारी ने इसे विकास विरोधी रवैया बताया और आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मेयर ने यह भी कहा कि उनके हर प्रयास में बाधा डालना महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उनका कहना है कि नगर में स्वच्छता से लेकर गौशालों के निर्माण तक कई योजनाएं अटकी पड़ी हैं, जिन पर नगर निगम का साथ मिलना बेहद जरूरी है। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी, जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है, और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को, न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, और वो किसी को, उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 SNA हैं, 2 SNA में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की गई, और रद्द करने के ऊपर किनका हाथ है ये सब लोग जानते हैं। आज जिस तरीके का व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा जो किया गया, जिसमें हमारे, देखिए, अगर बोर्ड की आज बैठक हमारी हो जाती तो हमारे जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी आहरण होती है वो भी होता, पर उस पे एक तरह का भट्टा बोलूंगी मैं, वो बैठ गया है। और नगर आयुक्त किसकी शय पे ये काम कर रही हैं ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप, तो मेरे को लग रहा है कि जब मैं चुनाव जीत के यहाँ पे आई, तो जो उनके चहीते थे शायद उनको वो यहाँ पे देखना चाहते हैं, और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने चहीतों को मेयर पद देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए, पर विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको जनता ने 5 साल के लिए विकास कार्यों के लिए और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे चुना है, जो कि हर चीज में व्यवधान, हर काम में हमारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। और ये एक महिला विरोधी सोच, मैं बोलूंगी यहाँ पे महिला विरोधी सोच है। देखिए, हम यहाँ पे शहर में जो स्वच्छता है, शहर में अतिक्रमण है, जो गौवंश आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारी आम जनमानस को भी हानि पहुंच रही है, हम आजकल उनको गौशाला में भेजने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं, और जिसमें अवरुद्ध ये लोग कर रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार जो आज नगर आयुक्त ने इस बैठक में किया है, ये बिल्कुल। मेरा नाम संदीप सिंह रावत है और मैं वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ पूर्व हमारी एक बोर्ड बजट बैठक हुई थी, जो किसी कारणवश स्थगित हो गई थी। उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारी मेयर साहब है
वह लगातार इस बात को हमारी मान रही थी कि जो श्रीनगर में जितने भी 40 हमारे छोटे बड़े ठेकेदार हैं उनको नगर निगम में काम दिया जाना चाहिए, और आयुक्त उस पर अड़ी हुई थी और हम भी इस पर अड़े थे, क्योंकि हम चाहते थे कि श्रीनगर का भला हो सके और सभी को काम मिल सके। दूसरी बात, जब हमने उस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया था तो हमारी मैडम ने हमको बुलाया, महापौर महोदया ने, और उन्होंने बोला कि देखिए बजट बैठक होना बहुत आवश्यक है, और अगर बजट बैठक नहीं होती है तो नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लग जाती है। जिस कारणवश हमने बैठक के लिए हाँ बोला, और शनिवार को कल कहे तो कल बैठक थी, और बैठक में हम सभी उपस्थित थे, सारे कर्मचारी, सारे 40 के 40 पार्षद और हमारी महापौर मैडम। होता यह है क्या है कि हमारी नगर आयुक्त उस बैठक में नहीं आती है, और काफ़ी देर तक हम 1.5-2 घंटे उसमें बैठे रहते हैं, और आखिर में होता क्या है कि पता चलता है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है, बात इस बात की है कि बोर्ड मीटिंग में उनकी तरफ से कोई सूचना ही नहीं दी जाती है हमारी महापौर को और न ही कर्मचारियों को। अब हमारी महापौर उनको फ़ोन भी कर रही हैं तो वो फ़ोन उठा नहीं रही हैं। डीएम साहब को भी फ़ोन किया जाता है, डीएम साहब भी बिजी थे, उनके द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाया गया था। अब देखना है कि होता क्या है कि श्रीनगर का विकास होता है या श्रीनगर का विनाश होता है। अगर ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे, जिसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं अपनी बोर्ड बैठक के माध्यम से, और आपने न्यूज़ के पत्राचार के माध्यम से भी सुना होगा, अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो श्रीनगर के आम जनता का नुकसान होना स्वाभाविक है। अधिकारियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि श्रीनगर को आप किस ओर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। खबर उत्तराखंड के जसपुर नगर से है, जहां जसपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गणों ने बार के अध्यक्ष सुंदरपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में एकत्र होकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के नाम पर एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सब रजिस्ट्रार जसपुर द्वारा तहसील क्षेत्र के 31 गांव के 31 खसरों पर अवैध कॉलोनी कटे होने की बात कहकर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, और साथ ही सब रजिस्ट्रार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए शहरी क्षेत्र में दी जाने वाली हाउस टैक्स की रसीद जो स्वामित्व का अधिकार देती है, उसके आधार पर भी नगर क्षेत्र के लिए रजिस्ट्री का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अधिवक्ता गणों एवं आम लोगों में भी भारी आक्रोश। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जसपुर तहसील के 31 गांव के कुछ खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगाई, उसके विरोध में हमारे जसपुर में ही, क्योंकि आज ही हमें ये सूचना आई है तो हमने आज यहीं शुरू करा है। अन्य जगह की कोई जानकारी हमें नहीं है, और ये जो लिस्ट आई है 31 गाँव की, ये गलत है, शासन की मनमानी है, मनमाने तरीके से ये गलत तुगलकी फरमान जारी किया है। जैसा कि अभी हमें सूचना चस्पा की गई थी उपनिबंधक कार्यालय जसपुर पर अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ खसरा नंबर जो कि उन पर जिन पर कोई कॉलोनी कट भी नहीं रही है, ऐसे कुछ खसरा नंबर टांग दिए गए हैं, उन पर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। पूर्व से ही किसी भी अधिवक्ता को न तो सूचना होती है, एक बताते हैं, अभी हमने निबंधक महोदय से वार्ता की तो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जबकि किसी भी अधिवक्ता को कभी पूर्व में जानकारी दी ही नहीं गई कि ये खसरा नंबर उस कॉलोनी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। केवल एक खसरा नंबर की लिस्ट बनाई उन्होंने बिना जानकारी के, बिना सूचना के, और वो चस्पा कर दी कि इन नंबरों पर रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इसके विरोध में आज बार एसोसिएशन जसपुर द्वारा ये ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को दिया गया है। अधिकारियों को लेकर कुठाराघात किया गया है। वही उत्तराखंड के ऋषिकेश निवासी ध्रुव गुप्ता ने एक बार फिर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। ध्रुव ने कजाकिस्तान में आयोजित एशिया वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत लौटने पर ऋषिकेश में उनका जोरदार स्वागत हुआ। वही ध्रुव का कहना है कि अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत का परचम लहराना है। इससे पहले भी वे कई बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव गुप्ता है। मैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश का बेटा, आप सभी के बीच रहने वाला ही एक आपका बेटा हूँ। अभी 26 और 27 अप्रैल में एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कारागंडा कजाकिस्तान में रशिया के पास एक देश है, वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर मैंने भारत देश की तरफ से भाग लिया था उसमें।
और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत देश के लिए मैंने इस बार दोबारा 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत देश का नाम ऊंचा करा है और परचम लहराया है। और मेरी जीत की खुशी पे जैसा मेरे शहर वासियों ने मेरा भव्य स्वागत करा, मेरे को इतना आशीर्वाद दिया और मेरे से आगे की अच्छी मनोकामनाएं रखी, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं और आगे ओलंपिक में खेलकर दोबारा एक ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकूं और जीतकर देश का नाम ऊंचा कर सकूं। और एक ये छोटा सा मैसेज मैं अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को देना चाहूँगा कि जैसे आजकल लोग नशे में बहुत पड़ चुके हैं, तो नशे में ना रहकर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें, अच्छा रखें, एक अच्छी डाइट ले खाएं और ऐसे ही अपने देश के लिए कुछ करते रहें। खबर खटीमा से है, जहां अलग अलग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने खटीमा मुख्य चौक पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को कि नापाक पाकिस्तान हमेशा से ही पूरे भारत देश के अंदर जो है पूर्व में भी कई बार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और अपने यहाँ से ये आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है और आतंकवादी पैदा करता है वहाँ से ये। और भारत में शांत प्रिय हमारे देश में, भारत की ज़मीन पर हमारे जो निर्दोष हमारे बेचारे भाई हैं, अभी कुछ दिन पहले ये कश्मीर में जो इन्होंने नरसंहार किया है, हमारे हिंदू भाइयों को ही मारा है, तो इतना निंदनीय है और हृदय को झकझोर देने वाला है वो, कि जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। तो मैं तो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, मैं तो कहता हूँ कि इसको पाकिस्तान को देश के नक्शे से मिटा करके इसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। रोज़ रोज़ के रोने से जो है एक दिन की कहानी ख़त्म कर दी जाए, जो हमेशा के लिए इस देश में शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। यही मेरी जो है अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन रहेगा। धार्मिक सामाजिक संगठन एकत्र हुए और हम सब लोगों ने मिलकर राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर आज पाकिस्तान का यह पुतला फूका, हम आतंकवाद का पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। हम तमाम विभिन्न संगठनों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संगठनों के लोग पाकिस्तान की आतंकवाद की रणनीति का विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पूरा देश एकजुट है, पाकिस्तान पर हमला किया जाए, उसको नेस्त नाबूद किया जाए और पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। पाकिस्तान का अंत तो निश्चित है, जो समय उसके अंत का निश्चित तय हो चुका है, उस समय पर ही पाकिस्तान पर हमला होगा और निश्चित रूप पर हमें अपनी पूरी सरकार पर विश्वास है, एक ना एक दिन भारत सरकार कड़ा निर्णय लेकर पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करेगी। फिलहाल अपने उत्तराखंड में इतना ही, दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।